नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल सिलेक्शन गाइड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने एक नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट देखा होगा बिहार गवर्नमेंट का, जिसमें कि 19,838 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसके लिए जरूरी है कि आप एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप इसमें अपना एक जॉब सिक्योर कर पाएं। हमारे ऐसे साथी जिनका पुलिस विभाग में जाने का सपना था, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये जो वैकेंसी जारी की गई है बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस मीन्स बिहार पुलिस एवं स्पेशल बिहार आर्म्ड स्पेशल आर्म्ड पुलिस, बिहार पुलिस एवं बिहार आर्म्ड स्पेशल पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए, सिपाही का मतलब होता है कांस्टेबल पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 19,838। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है। यदि हमारे कोई भी साथी जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और बिहार में रहना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें कंपटीशन भी बहुत बड़े लेवल का नहीं होगा, और क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो आपके जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी भी, चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। इसका जो फॉर्म भरने का डेट था वो 18/3/2025 से स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 18/4/2025 का है। तो ये तो हो गया फॉर्म भरने का डेट। इसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि वैकेंसी कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो 19,838 है, जो देख सकते हैं आप। और इसमें आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट में 35% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स के लिए है। जो भी हमारी महिला साथी हैं या जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 35% है। तो इसमें कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। जो जनरल के लिए है, यूआर के लिए अनरिजर्व्ड होता है, यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड। उनके लिए जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 7,935, 7,935। उसमें से 2,777 2777 वैकेंसी है वो फीमेल्स के लिए है, बाकी वैकेंसी मेल्स के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए इसी तरह 1983 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 694 694 वुमेन्स के लिए है, बाकी मेल्स के लिए हो गई। इसी तरह हम एससी का देखेंगे 3174 1111 1111। एसटी के लिए है 199, फीमेल्स के लिए 70, बाकी हो गया मेल्स के लिए। ऐसे ही ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 3571 3571 3571 वैकेंसी है, जिसमें से 1250 फीमेल्स के लिए रिजर्व है। बीसी की बात करें बैकवर्ड क्लास, और 50 इसमें से जो 2381 वैकेंसी है, इसमें 53 जो वैकेंसी है वो ट्रांसजेंडर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, और बाकी वैकेंसी 815 फीमेल्स के लिए। जो परसेंटेज निकल के आएगा वो 35% आएगा। बिहार गवर्नमेंट में 35% वैकेंसी वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। अगर आप इसमें से इसको माइनस भी कर देते हैं तो भी ये लगभग 13,000 की अप्रोक्स वैकेंसी बैठता है। ये वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर हमारे कोई भी साथी जो इस साल जॉब सिक्योर करना चाहते हैं और जिनका सपना रहा है पुलिस विभाग में जाने का, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप आज अभी से भी अगर तैयारी शुरू करते हैं तो भी आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। देखिए साथियों, मैं आपके सामने ये इसीलिए लेके आया हूँ कि मैंने भी दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी किया था, परंतु लेकिन मैं अभी बैंक में वर्किंग हूँ, बिहार में पोस्टिंग है मेरा। इसीलिए मैं सोचा कि एक्सप्लेनेशन मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाया किसी रीजन से। मेरा हाइट 1 सेंटीमीटर कम था। उसमें बिहार यहाँ पे आपका जैसा जो वैकेंसी है, इसमें जो हाइट मांगा गया है 165 मांगा गया है। दिल्ली पुलिस में 170 मांगा जाता था। इसीलिए तो यहाँ पे जो हम फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि
ग्रेजुएशन, जो हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारे साथ वही साथी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 10 प्लस 2 मंथ्स 12th पास किया हो सीबीएसई या किसी भी बोर्ड से। बिहार बोर्ड से अगर किया है तो उन्होंने 10 प्लस 2 या इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर बिहार राज्य सरकार की तरफ से कोई मदरसा चल रहा है उससे अगर उन्होंने पढ़ाई किया तो उनके पास मौलवी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत किसी स्कूल या कॉलेज से किया है तो आपके पास अगर शास्त्री की डिग्री है, शास्त्री का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास इंग्लिश होना चाहिए एक सब्जेक्ट। अगर आपके पास आचार्य का है तो आपके पास इंग्लिश की जरूरत नहीं है, आप बिना इंग्लिश के भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए उसके लिए। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं कि फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में जो है 165 सेंटीमीटर जनरल के लिए, जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मेल, गैर आरक्षित मतलब अनरिजर्व, बैकवर्ड के जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उनके लिए 165 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला के वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के मेल है तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो चेस्ट है दोनों का सेम है, 81 टू 86। ठीक है, कितना हो गया 81 टू 86। इसमें क्या करना होता है कि आपको बोलते हैं लंबी सांस लेने के लिए आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, कितना, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। तो ये हर डिपार्टमेंट, किसी भी अगर फोर्स में जाते हैं तो ये कंपलसरी है कि आपका इतना एक्सपेंशन होना चाहिए कम से कम। इसी तरह अगर हम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो उनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 160 सेंटीमीटर, और उनको चेस्ट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे 81 से 79 हो गया है और एक्सपेंशन के बाद 84 सेंटीमीटर का हो गया। फीमेल्स के लिए जो है, हमारी जो फीमेल्स कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है। चेस्ट और चेस्ट एक्सपेंशन इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जिन लोगों के लिए एक्सपेंशन एप्लीकेबल है, हमारी जो मेल्स आती है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर आप फुलाने के बाद जो लिखा हुआ है इसमें, एक्सपेंशन का मतलब होगा कि आप सांस लेके जो अपने चेस्ट फुलाते हो वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका। 6-7 कुछ भी हो जाए, बट अगर आपका चेस्ट 81 है और आप 85 तक जाते हैं तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिजिकल में। अगर आपका 87 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हैं। मींस 86 से ज्यादा होना चाहिए, 86 से कम नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, या बैकवर्ड क्लास में है तो। चेस्ट एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फीमेल्स के लिए एक स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका वेट 48 किलोमीटर केजी से कम नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो फीमेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका वेट 48 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए और आपका जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है इसमें। इसका जो एज क्राइटेरिया वो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें जो है मिनिमम एज है 18 ईयर्स। मिनिमम एज सभी कैटेगरी में 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी के लिए वो है 25 ईयर्स। ठीक है। और इसी में अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, तो उनमें जो मेल्स की बात करूँ मैं, पुरुषों की जो एज है वो उसमें 2 साल का छूट दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो मैक्सिमम एज था 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। मिनिमम सब में 18 ही जाने वाला है। इसी तरह अगर हम पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की लेडीज की बात करें, फीमेल्स की बात करें, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड, तो उनके लिए जो एज है 3 सालों का उनको एक्सटेंशन मिला है। मीन्स उनके लिए जो मैक्सिमम एज हो जाएगा वो 28 ईयर्स हो जाएगा। मिनिमम जैसा मैंने बताया 18 ईयर फिक्स है सभी कैटेगरी में। ट्रांसजेंडर और SC/ST की बात करें तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए जो मैक्सिमम एज होगा वो 30 ईयर्स हो जाएगा, मिनिमम 28 ईयर्स ही करने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो किस तरह दिया जाएगा। देखिए, रिजर्वेशन के लिए एक कंडीशन है, आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप बिहार स्टेट से हैं,
बिहार स्टेट से हैं तो ही आपको गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड या हमारे इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो आपको इसमें एज ए जनरल काउंट किया जाएगा, मतलब अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। अगर आप SC ST कुछ भी हैं तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका जो भी होगा कैंडिडेचर वो आपको सिर्फ UR में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। यही चीज इसमें मेंशन किया गया है कि आपके पास जो हो बिहार गवर्नमेंट का डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। अगर फीमेल्स के कैंडिडेट की बात करें, अगर फीमेल्स के लिए है तो उसमें अगर वो SC ST या किसी कैटेगरी का आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। और लेकिन यदि वो सिर्फ फीमेल होने का जो रिजर्वेशन है वो लेना चाहते हैं, जो 35% दिया जाता है, तो वो किसी भी स्टेट से हैं तो उसमें एप्लीकेबल होंगे। एक चीज और इसमें मेंशन करना बताना जरूरी है कि जो ऐसे जो पोस्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2016 के आलोक में 15% प्रत्येक आरक्षण कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 35% योग्य महिला व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में शेष व्यक्तियों के उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज दैट मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 35% जो वैकेंसी आया था वो 2777 था, और अगर जनरल कैटेगरी में इतनी फीमेल्स नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट को एलिजिबल, मान लीजिए कि 2000 ही मिल पाया, तो जो 777 सीट जो बच गया 777, ये जनरल कैटेगरी के ही मतलब UR अनरिजर्व कैटेगरी के ही मेल से भरा जा सकता है, ये प्रोविजन है। तो इससे कहीं ना कहीं ये एक और अच्छा साइन हो जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए कि अगर इसमें सीट खाली रह जाता है तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। तो आप ये मत मानिए कि वैकेंसी इतना ही है, वैकेंसी और बढ़ने के चांसेस भी हैं। इसीलिए अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए और अभी से भी आराम से एग्जाम निकाला जा सकता है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग भी आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी हम एडवर्टीजमेंट आगे देख लेते हैं। अगर हमारे कोई साथी OBC हैं और उनको क्रीमी और नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होगा उनके पास, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो इसके लिए भी कंडीशन वही है कि बिहार स्टेट के होने चाहिए। तो उनका अगर कोई फीमेल है और उनकी मैरिड भी है, वो विवाहित है, तो भी जो उनका क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है उनके फादर के नाम पे होना चाहिए। इसी से पता चलेगा कि वो कहाँ के हैं, बिहार के हैं कि नहीं, बिहार से बाहर के हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यही इसमें इम्पोर्टेंट था। वैकेंसी तो बहुत बड़ा है, सब कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, जो हमारे काम का होगा मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो फिजिकली चैलेंज है, बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं, उनको डाउट रहता है कि इसमें फिजिकली चैलेंज के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें PH के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसमें कोई फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिजर्वेशन। तो जो रिजर्वेशन है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो इसी साल का होना चाहिए। मीन्स आपके पास 24-25 की वैकेंसी है तो 23-24 तक का जो निर्गत होगा 2023-24 का, वही इसमें एलिजिबल माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके पास उससे पहले का है तो वो नहीं माना जाएगा, आप उसको रिन्यूअल करवाना होगा। उसका जो डेट होगा, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 18/4/2025, उस डेट से पहले का होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी डिग्री, जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, उन सब के लिए 18/4/2025 से पहले का डेट होना चाहिए। तो फॉर्म भरते टाइम हमें कुछ कोड डालना होता है, वही इसमें मेंशन किया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए कोड 2 है, अनशेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोड 3 है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लिए 4 है और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 है, EWS के लिए 7 है। तो ये कोड आपको ध्यान से डालना होगा, नहीं तो अगर आप गलती करते हैं तो आपको उसी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो जो कि बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना है इस चीजों को। अब आगे बात करते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा। इसमें जो पहला एग्जाम होगा वो आपका रिटर्न होने वाला है
लिखित परीक्षा, जो रिटर्न एग्जाम होगा आपका वो पहला एग्जाम होगा। जो रिटर्न एग्जाम होगा वो वो किसी तरह से इसका कोई मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा, इसके बेस पे मेरिट नहीं बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, किसके लिए? क्वालिफाइंग होगा। अगर आप मेरिट रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं तो ही आप फिजिकल इसका दे पाएंगे, ठीक है। इसके फिजिकल के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे, सारी से इसमें शारीरिक दक्षता लिखा जाता है, उसके लिए आप तभी एलिजिबल होंगे यदि आप रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं तो, ठीक है। और इसके लिए जो सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट की बात करते हैं हम इसमें, तो इसमें जो सब्जेक्ट आता है वो आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो एग्जाम होने वाला वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। इसमें देखिए सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होने वाला है, आपका हिंदी होगा, मैथ्स होगा और आपका साइंस होगा, सोशल साइंस होगा। सोशल साइंस में क्या क्या हो जाएगा आपका? आपका जो होगा सोशल साइंस में आपका हो जाएगा हिस्ट्री, हो जाएगा पॉलिटिक्स, हो जाएगा। देखिए आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक हो गया। साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बॉटनी, इनके क्वेश्चंस होंगे। और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज हो गया आपका, समसामयिकी मतलब हो गया करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड न्यूज। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, मीन्स आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसके फोर ऑप्शन आपके पास होंगे और आपको उनमें से किसी एक को टिक करना होगा। जो एग्जाम होगा वो हमारे सीट पे होगा, उसी में जो आपको सर्कल दिया होता है उसको ऐसे ऐसे फिल करना होता है, उसी को हमारे सीट, ठीक है। क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग है वो 30 मार्क्स है, और अगर आप 30 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप 100 में से 30 मार्क्स आपको लाना होगा, उसके बाद ये पीईटी के लिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, उसके बाद ही आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके रिटर्न के एग्जाम पे कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग के नेचर का एग्जाम है। तो इसके बाद जब सेकंड जो स्टेप होगा इसको पीटी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शारीरिक दक्षता जांच, ठीक है। जो रिटर्न में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का पीटी के लिए बुलाया जाएगा। जितने वैकेंसी होंगे उसके 5 टाइम्स लोगों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी का भी जो एग्जाम है उसको भी 100 मार्क में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितना होगा, इसका भी 100 होगा। 100 में आपका क्या होगा, 50 मार्क्स होगा आपका रनिंग का, फिर 25 मार्क्स हो जाएगा आपका गोला फेंक का, बोल, ठीक है, डिस्कस थ्रो का बोल सकते हैं आप। और 25 जो मार्क्स हो जाएगा आपका वो हाई जंप का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट किए 100 मार्क्स में। इसके बेस पे मेरिट बनेगा कि आप इसमें से क्या क्वालिफाइंग करते हैं, कितना मार्क्स आप लाते हैं, उसके हिसाब से वैकेंसी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट बनेगा। तो इसमें जब रनिंग की बात करेंगे हम, इसमें तो रनिंग में जो मेल्स के लिए, जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो कितना है, अगर आपका टाइमिंग 5 मिनट से कम रहता है तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। डिस्टेंस कितना है, 1 मील का मतलब हो गया 1.6 किलोमीटर, या फिर आप कह लीजिए 1600 मीटर, ठीक है। आपको अगर 5 मिनट से कम में आते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। अगर 5 मिनट से 20 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से 40 तक आते हैं, 5 मिनट 40 तो 30 मार्क्स, 5:40 से 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 20 मार्क्स, मतलब आपका अगर है 6 मिनट से पहले आते हैं मिनिमम आपको इसमें 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 50 मार्क्स मिल सकता है। अगर आप 6 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलना ही मिलना है कम से कम, उससे ज़्यादा आप जितना टाइमिंग कम होगा उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा।
अगर आप 6 मिनट के बाद आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम टाइम ही आपका, मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना है। इसी के साथ अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए क्या हो जाएगा, 5 मिनट्स में आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिनट्स 1 किलोमीटर। 4 मिनट से कम में आएंगे तो 50 मार्क्स, 4 मिनट 20 से 4 मिनट 20 सेकंड में आएंगे तो 40 मार्क्स, 20 से 40 सेकंड में आएंगे 4 मिनट तो 30 मार्क्स, 4 मिनट 40 सेकंड से आएंगे 5 मिनट तो आपका 20 मार्क्स। उसके बाद अगर 5 मिनट से ज़्यादा में आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप मेल फीमेल में 5 मिनट से ज़्यादा लेते हैं और मेल में आप 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है गोला फेंक का। इसमें आपको 25 मार्क्स है मैक्सिमम। इसमें जो वेट और क्राइटेरिया है 16 पॉइंट का, 16 फीट फेंकना आपको। इसको आप कह सकते हैं 16x16, 16 फीट 16 पॉइंट। ठीक है, इतना वेट, ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल्स के लिए। अगर 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 मार्क्स, 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 मार्क्स, 18 फीट से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 मार्क्स, 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 मार्क्स, 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 मार्क्स। अगर आप 20 फीट फेंकते तो भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, आप 21 फीट फेंकते तो भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। मीन्स अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम आपको 9 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 9 मार्क्स। और अगर आप मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही इसका हम फीमेल की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, क्राइटेरिया कम हो जाएगा 12.12 फीट। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 12.12 फीट, 12/12 कह सकते हैं हम इसको। 12 से 13 में 9 मार्क्स, 13 से 14 में 13 मार्क्स, 14 से 15 में 17 मार्क्स, 15 से 16 में 21 मार्क्स, 16 फीट से ज़्यादा होगा तो 25 मार्क्स। दोनों क्राइटेरिया में क्या है, अगर आप इसमें 16 फीट से कम फेंकेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसमें आप अगर 12 फीट से कम फेंकेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेम क्राइटेरिया हो जाएगा आपका हाई जंप में। हाई जंप में मेल्स के लिए 4 फीट है और फीमेल्स के लिए 3 फीट है। आपको 3 फीट कम से कम ऊंचाई कूदना ही पड़ेगा फीमेल्स में और 4 फीट आपको कूदना पड़ेगा मेल्स में। दोनों के लिए मार्क्स सेम है, 25 मार्क्स। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेगा मेल्स में। अगर आप 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेगा, 17 मार्क्स। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मार्क्स। 5 फीट या 5 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तो 25 मार्क्स। 4 फीट अगर आप नहीं कूद पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फीमेल्स में सेम क्राइटेरिया रहेगा 3 फीट के लिए। 3 फीट कूदते हैं तो 13 मार्क्स, 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 मार्क्स, 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मार्क्स, 4 फीट कूदते हैं तो आपका 25 मार्क्स। इसके अलावा अगर आप 3 फीट से कम कूदते हैं, 3 फीट से नहीं कूद पाते हैं मिनिमम, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें देखिए एक और ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आप रनिंग में क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको हर रनिंग क्वालिफाई करने के बाद ही आपको अगले क्वालिफाई करने के बाद ही आपको अगले स्टेप के लिए परमिशन मिलेगा। जैसे अगर आपने रनिंग पूरा कर लिया 6 मिनट और 5 मिनट जो भी समय दिया गया, तो ही आपको गोला फेंक या फिर ऊंची कूद या स्पर्धा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको तीनों एक्टिविटीज में अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। रनिंग के लिए आपको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा और बाकी गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए आपको 3-3 मौके दिए जाएंगे। रनिंग आपको एक ही बार में कंप्लीट करना है, बाकी दोनों के लिए आपको 3-3 चांस दिया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है इस वैकेंसी का वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कमीशन के द्वारा कभी भी करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसी टाइम करवा लिया जाए, या उस टाइम हो जाएगा या आपको जो भी एक टाइम दे दिया जाएगा उसके अनुसार करवाया जाएगा। इसमें जो आपका न्यूनतम क्राइटेरिया था जैसे कि 12th पास का, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th पास।
उसके अलावा आपके पास कोई आईडी प्रूफ और आधार कार्ड हो गया, डीएल हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या उसमें से जैसे पासपोर्ट कुछ भी आपके पास हो जिसमें फोटो वाला आईडी कार्ड होता है, फोटो आइडेंटिटी, वो होना चाहिए आपके पास। आपका जन्म तिथि के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट जो भी उसके समक्ष क्या मतलब होता है, उसके बराबरी का जो भी चीज होगा उसी का आपका प्रमाण पत्र माना जाएगा। इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो मैंने आपको बताया 12th का हो गया। अगर आप आरक्षण ले रहे हैं, आप किसी के रिजर्व कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, चाहे SC ST EBC EWS जो भी आप है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई मान लीजिए होम गार्ड है, जैसे कि होम गार्ड है तो उसके पास होम गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर से बेटा से जो आईडी कार्ड दिया गया वो होना चाहिए, या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा वो होना चाहिए, तो उसके बाद ही उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो मेरिट लिस्ट है, इसकी जो मेरिट लिस्ट है इस वैकेंसी की, वो मेरिट लिस्ट कभी भी रिटर्न के बेस पे नहीं बनाया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका मेरिट लिस्ट है वो रिटर्न के बेस पे नहीं बनेगा, वो बनेगा आपके पीटी के बेस पे। पीटी मतलब क्या हो गया, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शारीरिक दक्षता जो जांच था उसके अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें आपको पता था कि 100 मार्क्स है, क्या क्या था, 50 मार्क्स आपका रनिंग, 25 मार्क्स आपका क्या था ये लॉन्ग जंप, आपका गोला फेंक, और 25 मार्क्स आपका क्या था, लंबी ऊंची कूद। तो 100 मार्क्स हो गया। इसमें से जो होगा इसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, आपके रिटर्न के बेस पे नहीं बनेगा, रिटर्न सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का सेम नंबर है तो उसका जो डीओबी होगा उसको वेटेज दिया जाएगा, जिसका डीओबी पहले होगा उसको वेटेज दिया जाएगा वैकेंसी के अंदर। ठीक है, यही सब है इसमें। हमें इसमें बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया। जो इसमें एक देखिए, कोई भी जो वैकेंसी आती है उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए एक अथॉरिटी होता है। इसमें जो अथॉरिटी है वो है क्या, सिपाही पद की नियुक्ति के लिए जो प्राधिकार होगा, जिला पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वाहिनी समादेष्ट पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक मतलब जो भी जिनको भी पुलिस महानिदेशक जिनको भी नामित करेंगे वो इसके नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। इसके बाद आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका नियुक्ति के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो उससे पहले आपका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल जो होगा आपका जो चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। मीन जो कुछ अलॉटेड स्पेस होगा या जो आपके नियुक्ति, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट में अगर एसपी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि मेडिकल कहाँ पे होगा, उन्हीं के द्वारा मेडिकल करवाया जाएगा। इसमें क्या करवाया जाता है, आई टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, या आपका सुन सकते हैं कि नहीं, आपका हियरिंग पावर क्या है और आप कहीं हक लाते तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है। अगर कोई योग्य नहीं पाया जाता है इस मेडिकल टेस्ट में तो भी आपकी नियुक्ति को नहीं माना जाएगा, आप वहां से भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जब अपॉइंटमेंट से पहले हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, तो वो आपका वेरीफाई किया जाता है, जो भी आपने दिया है नियुक्ति के टाइम पे जब डॉक्यूमेंटेशन देना था उसको वेरीफाई किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि ये जांचने के लिए कहीं आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है कोर्ट में। ठीक है, अगर न्यायालय के द्वारा आपके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई दोष आरोपित जो किया गया था वो सही पाया जाता है, आपको किसी तरह की सजा दी गई हो या आप पे किसी तरह का पनिशमेंट किया गया हो तो आप उससे आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए ये वेरीफाई किया जाता है। अब इसके फीस की बात करते हैं, तो जो भी SC ST हैं या जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या जो फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर है, उन सभी के लिए जो फी है वो कितना है आपका 180 है। ठीक है, कितना है 180। बाकी सभी के लिए 675 है। बाकी सभी में चाहे आप अदर स्टेट के जितने भी लोग चाहे और रिजर्व कैटेगरी में आते हो उनको आपका 675 पे करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिहार के जो रेजिडेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी स्टेट के लोगों का जनरल कैटेगरी मतलब यूआर में ही काउंट किया जाएगा। तो फीस सबको ये देना है जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, अगर वो बिहार स्टेट के नहीं है तो।
कट ऑफ की तिथियां जो है इसमें डेट वही हो जाएगा, जो एज क्या क्वालिफाई किया जाएगा, एज आपका 1/8/2025 को काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसका जो अधिकतम उम्र होगा वो आपका 1/8/2023 से लेके, तो अगर आपका जो अधिकतम एज 1/8/2023 को काउंट किया जाएगा। अगर आप 1/8/23 को अगर आप 25 साल के नहीं हुए थे आप, या 25 साल से कम के थे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका उसमें 26 साल हो गया तो आप एलिजिबल नहीं, भले आज का एज आपका 27 भी हो गया है या होने वाला है, और अगर आप 1/8/23 को आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, अगर आप मान लीजिए 26 प्लस हैं, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि जो एज का क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया लिया गया है वो 1/8/23 लिया गया, और जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया 18 ईयर्स का लिया गया है वो क्या लिया गया है, 1/8/25 लिया गया। अगर आप किसी का इस डेट को 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो एलिजिबल होगा, और किसी का अगर 1/8/23 को 25 ईयर्स कंप्लीट हो गया तो भी वो एलिजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं सबका एक जो डेट है 18/4/25 जो एग्जाम का जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है, अगर नहीं बढ़ाया जाता है, अब मान लीजिए बढ़ा दिया जाता है तो इसका भी डेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो जो भी फॉर्म भरने का अंतिम डेट होगा उस डेट का आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें और कुछ क्या है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये इम्पोर्टेंट डेट है, 18 से स्टार्ट हो चुका है और 18/4/25 तक ये भरा जाएगा। और एक कैंडिडेट को एक ही बार अप्लाई करना है, ये नहीं कि आप मल्टीपल अप्लाई करेंगे। अगर आप मल्टीपल अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भराना है, इसीलिए आप अपने मोबाइल से ही रजिस्टर कीजिए। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए वैलिड, और एक वैलिड मोबाइल नंबर हो। किसी और के मोबाइल नंबर से मत भरवाइए, नहीं तो जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन या अपडेट आएगा तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है सिर्फ मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू किया जाता है, किसी भी तरह का कोई हार्ड कॉपी नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मेल आईडी आपका पर्सनल हो और एक्टिव हो, मोबाइल नंबर भी आपका पर्सनल हो और एक्टिव हो। अगर आपने अपने नंबर से किसी और का भी फॉर्म भर दिया और आपने अपना भी भर दिया, अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है एक ही मोबाइल नंबर एक ही ईमेल आईडी से, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है कमीशन की तरफ से, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसीलिए आप अपने पर्सनल मोबाइल नंबर का पर्सनल ईमेल आईडी का ही यूज़ कीजिए। ठीक है, इसमें बाकी कुछ है नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन जो है भरना है फॉर्म, उसका ये लिंक दिया हुआ है, ऑफिशियल साइट से ही फॉर्म भरिए, जिससे कि लैगिंग का प्रॉब्लम ना हो, आपको उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म भरिए। और अगर आप इसमें जो फोटो आपके पास, जो पहला स्टेप होगा इसमें वो आपका रजिस्ट्रेशन का होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस एग्जाम जो आपको क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप जो भी फॉर्म में डालेंगे वो सब आप अपने पास रख लीजिएगा कि फ्यूचर में जब भी कभी जरूरत हो तो आप उसका यूज कर सकें। ठीक है, देखिए इसमें भी यही लिखा है, हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, बट आपको पास अपने पास रख लेना है। ठीक है, इसके आपको इसका कोई भी फॉर्म हार्ड कॉपी में नहीं भेजना है, सिर्फ आपको अपने पास रखना है। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, इसमें हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। वही इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप भेजते हैं हार्ड कॉपी निकाल के तो इसका मतलब आपके कैंडिडेचर पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कैसे कैसे रद्दीकरण किया जा सकता है। मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरा तो उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मान लीजिए किसी ने फर्स्ट आपका पंजीकरण कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन उसने कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा, फोटो अपलोड नहीं किया, साइन अपलोड नहीं किया, या साइन फोटो अपलोड किया पर ठीक नहीं किया, तो इसके बेस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया या आप जिस कैटेगरी का रिजर्वेशन ले रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल नहीं है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत जेंडर कर दिया, जैसे आप मेल है आपने फीमेल गलती से कर दिया, या आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, तो
इस सब की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए कंपलसरी है कि आप फॉर्म को बहुत ध्यान से, नोटिफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। इसको अच्छे से पढ़ के ही फॉर्म भरिए। और देखिए वीडियो लंबा होने वाला, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा वैकेंसी इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोग दोबारा गलती न करें। ठीक है, बाकी मैं फॉर्म भरना भी कैसे है इसमें ये सब बताऊंगा दोबारा कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर आप में से किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप दोबारा मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि कैसे डालना है। चलिए, और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और इसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए, एग्जाम होगा और बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। इस साल के अंत, इलेक्शन से पहले ही चांसेस है कि आपके पास जॉब हो। चलिए, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।